आई हूँ कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र बैच में, जिसमें कि हम गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ रहे थे। आज इसका पार्ट 2 वीडियो है और ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने पढ़ा था 1757 में फर्स्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। फिर 1773 का एक्ट आता है जिसमें कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे 1833 का एक्ट आता है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। कल हमने भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आया लॉर्ड डलहौजी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसका कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक रहा। इनके शासनकाल में सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1848-49 के बीच हुआ तथा इसने 1849 ईस्वी में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में पंजाब का विलय कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत भारत के कई देशी राज्यों को, जैसे कि सतारा का विलय 1848 ईस्वी में, जैतपुर व संभलपुर का विलय 1849 में, उदयपुर का विलय 1852 में, झांसी का विलय 1853 में, नागपुर का विलय 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया। इसे डलहौजी का हड़प नीति भी कहते हैं। अवध का विलय किस आधार पर किया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। इसका आधार आपको अवश्य याद रखना है। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किया। और झांसी का विलय किस आधार पर किया गया, तो इसका विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में गोद निषेध, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होंगे, इसके आधार पर झांसी का विलय कर दिया गया डलहौजी के द्वारा। इन्होंने कर रहित जागीरों का पता लगाने एवं उसे वापस लेने के लिए 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इनाम कमीशन से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यह कमीशन की स्थापना 1852 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। अगला है लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। किस रिपोर्ट के आधार पर यह कुशासन का आरोप लगाया गया था, तो आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया था कुशासन का आरोप लगा करके। अगला है इन्हीं के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल यातायात का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में रेल यातायात का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये रेल कब चली थी, तो 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के सभी कार्य भारत का विकास करना इसका केंद्र बिंदु नहीं था, बल्कि इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में और इंग्लैंड के हित में सारे कार्य किए इसने भारत में। रेलवे लाइन क्यों बिछाई, तो रेलवे लाइन ये कच्चा माल इंग्लैंड तक भेजने के लिए इसने रेलवे लाइन बिछाई थी। इसका मुख्य केंद्र बिंदु ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास करना था, ना कि भारत का। अगला पॉइंट है 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित करता है लॉर्ड डलहौजी और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत की गई। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है डलहौजी के कार्यकाल के कार्य।
शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच नीति लागू की गई, जिसके तहत प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई। वुड डिस्पैच से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह 1854 में आया था डलहौजी के कार्यकाल में। आगे है 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की गई। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। इन सभी कार्यों की वजह से आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में लॉर्ड डलहौजी जाना जाता है। लेकिन डलहौजी के विकास कार्यों के केंद्र बिंदु में भारत का हित नहीं है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हित है। लेकिन डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में बोला जाता है। शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं डलहौजी को। 1854 में इसके कार्यकाल में वुड डिस्पैच आया शिक्षा के क्षेत्र में। अवध का विलय इसने कुशासन के आधार पर किया। व्यक्तिगत हड़पने या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति इसने अपनाई और सतारा का विलय 1848 में किया। इसके कार्यकाल में इनाम कमीशन का गठन हुआ 1852 में। कर रहित जागीर का पता लगाने के लिए इनाम कमीशन का गठन किया गया। रेल का शुभारंभ डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच रेल चलाई गई। PWD की भी स्थापना इसी के कार्यकाल में हुआ। डाक टिकट भी स्टार्ट हुआ इसके कार्यकाल में और बिजली संचालित तार सेवा स्टार्ट किया गया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। यदि जब एग्जाम के समय आपको रिवीजन करना होगा तो आप शॉर्ट नोट से इससे रिवीजन कर सकते हैं। अगला है लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल था 1856 से 1858 तक। इसके कार्यकाल में देखते हैं क्या क्या इसने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो कैनिंग के समय यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग थे और भारत के यही पहले वायसराय बने। 1857 की क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन का गठन किया गया कैनिंग के कार्यकाल में। IPC 1860 लागू की गई यानी भारतीय दंड संहिता इनके कार्यकाल में आया। EIC का रूल खत्म हो गया था और क्राउन का सीधा शासन चलने लगा। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया 1858 के GOI एक्ट के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में ही 1961 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई कैनिंग के कार्यकाल में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसी के कार्य समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इन्हीं शहरों में ही एक एक हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई। आगे देखते हैं भारत के वायसराय। मई 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इसका शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अगला पॉइंट है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था, इसलिए यही भारत का वायसराय कहलाया। लॉर्ड कैनिंग के कार्य देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 IPC इसके कार्यकाल में आया। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1858 से 62 तक रहा, याद रखेंगे। 1858 ईस्वी का एक्ट भी इन्हीं के समय में लागू हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला कार्यकाल है सर जॉन लॉरेंस का। इनका कार्यकाल 1863 से 1869 तक रहा।
वायसराय ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। इंपॉर्टेंट है अकाल आयोग। 1865 ईस्वी में इन्होंने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई। अगला कार्यकाल आता है लॉर्ड मेयो का। 1869 से लेकर के 1872 तक लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना इन्हीं के समय में शुरू हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था। इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना करवाई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान एक अफगान द्वारा अंडमान में कर दिया गया था। मेयो का कार्यकाल, इसका मर्डर किसने किया था, तो एक अफगान ने किया था अंडमान में। 1872 में पहली जनगणना स्टार्ट होती है इसके कार्यकाल में और कृषि विभाग की स्थापना की जाती है। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल शुरू होता है 1876 से लेकर के 1880 तक। साहित्यकारों में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग का गठन किया था। बेहद ही इम्पॉर्टेंट है ये अकाल आयोग। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो आपको जरूर याद रखना है रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में। इस अकाल आयोग कब गठन की हुआ, तो 1878 में। लॉर्ड लिटन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लिटन के शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं इसके कार्य को। इसे ओवन मेरिडिथ कहा गया। साहित्यकार के क्षेत्र में सिविल सर्विस की आयु इसने 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। इसने जितने भी कार्य किए सभी भारतीयों के खिलाफ किए हैं, जिससे कि इसमें इस परीक्षा में यानी सिविल सर्विस की परीक्षा में भारतीय सेलेक्ट ना हो सके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के कार्यकाल में आया 1878 में। इसे प्रेस का गला घोटने वाला एक्ट कहते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, जो कि लिटन ने लाया था। महारानी विक्टोरिया को इसने केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। आर्म्स एक्ट आया लिटन के कार्यकाल में। शस्त्र अधिनियम, बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना भारतीयों के लिए बैन कर दिया गया। स्ट्रैची आयोग अकाल आयोग से संबंधित है, याद रखेंगे। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। इसने भारतीय नागरिक सेवा में शामिल होने हेतु भारतीयों की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना लाइसेंस शस्त्र धारण किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला कार्यकाल है लॉर्ड रिपन का। इसे रिफॉर्म का युग भी कहते हैं। जितनी गलतियां लॉर्ड लिटन ने किया था उसको सुधारने का कार्य लॉर्ड रिपन ने किया। 1880 से 84 तक इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड रिपन भारत के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं, याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के उद्धारक के रूप में किस वायसराय को जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। रिपन के समय 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, तो मेयो के कार्यकाल में 1872 में पहली बार हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई, तो यह 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, ये भी रिपन के कार्यकाल में हुआ। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। रिपन के कार्य को शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद इसके कार्यकाल में आता है। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट 1882 में, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समापन कर देता है, यानी इसका एंड कर देता है 1882 में रिपन।
सिविल सर्विस की आयु 19 वर्ष से बढ़ा करके इसने 21 वर्ष कर दिया। 1881 में 10 की जनगणना की शुरुआत होती है। वैज्ञानिक आधार पर इस जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में रिपन के कार्यकाल में। भारत का उद्धारक कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को। 1882 में हंटर आयोग का गठन होता है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। 1881 में पहला कारखाना एक्ट आता है रिपन के कार्यकाल में। याद रखेंगे, ये सभी कार्य बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1882 में हुई थी। इन्होंने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था, तो शैक्षिक सुधार करने के लिए किया गया था। किसके कार्यकाल में हुआ था, तो रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी। अगला कार्यकाल है लॉर्ड डफरिन का। डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर के 88 तक रहता है। इनके कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहा जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। वायसराय उस समय कौन था, तो डफरिन वायसराय था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल शुरू होता है 1899 से लेकर के 1905। इस काल को भूल और आयोग का काल कहा जाता है। इसने कई उल्टे सीधे कार्य किए लॉर्ड कर्जन ने। 1904 ईस्वी में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट है कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बंगाल विभाजन की डेट 16 अक्टूबर 1905 रखी गई थी, जिसे बंगाल में शोक के रूप में मनाया गया। कर्जन की बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। कर्जन की जीवनी रोनाल्डसे नामक विद्वान ने लिखी। रेलवे का सबसे अधिक विकास इसके समय हुआ तथा सर्वाधिक रेलवे लाइनें बिछाई गई। रेलवे स्टार्ट कब हुआ था, तो डलहौजी के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन सर्वाधिक विकास रेलवे का कर्जन के कार्यकाल में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कर्जन के काल में गठित कौन कौन से आयोग हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अकाल आयोग सन 1900 में सर एंटोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में गठित हुआ। सिंचाई आयोग 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के कार्य अध्यक्षता में गठित हुआ। तीसरा है रेलवे सुधार आयोग, इंपॉर्टेंट है, 1901 में थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसी के अध्यक्षता में ही रेलवे बोर्ड का भी गठन किया गया। पुलिस आयोग का गठन 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में हुआ। कर्जन के कार्य को शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं। 1904 में एएसआई विभाग की स्थापना करता है। यह ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा के लिए 1905 में बंगाल विभाजन होता है। कर्जन के कार्यकाल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ कर्जन के कार्य में। भूल और आयोग का काल कर्जन के कार्यकाल को कहा जाता है। शॉर्ट नोट्स में देखते हैं। सिंचाई आयोग का गठन मानक्रीक की अध्यक्षता में। अकाल का गठन हुआ था मैकडोनल की अध्यक्षता में। रेलवे आयोग का गठन हुआ था रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। पुलिस आयोग का गठन हुआ था फ्रेजर की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुआ। बंगाल विभाजन
इसने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम, जो कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 की डेट तय की गई। 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में विद्रोह कर दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई और 16 अक्टूबर 1905 की तारीख को रक्षाबंधन और शोक दिवस में मनाए जाने का फैसला लिया गया। अगला कार्यकाल है मिंटो सेकेंड का। इसका कार्यकाल शुरू होता है 1905 से 10 के बीच। मिंटो के कार्य को शॉर्ट नोट्स में पहले देख लेते हैं। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मार्ले मिंटो एक्ट आता है। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिमों के लिए अलग सीटों की व्यवस्था की गई। वायसराय की कार्यकारिणी पहला भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय को शामिल किया गया था जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है ढाका में आगा खां की अध्यक्षता में। यह मिंटो के कार्यकाल में ही, मिंटो सेकेंड याद रखेंगे। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस रहते हैं। इसमें नरम दल और गरम दल कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं। मिंटो सेकेंड के कार्यकाल में 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला कार्यकाल है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का। इसका कार्यकाल शुरू होता है 1910 से 1916 के बीच। इसके समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे, तो 12 दिसंबर 1911 को आए थे। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई एवं 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। यानी पहले 1911 के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और यह दिल्ली राजधानी बन जाती है 1912 में। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। इसी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की और अगले साल 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की जाती है। हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल को देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स में। जॉर्ज पंचम इसी के कार्यकाल में 1911 में भारत आता है। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगता है जिसमें कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाए जाने की घोषणा होती है और दिल्ली राजधानी बन जाती है 1912 में। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। यह कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब होती है, तो 1911 में होती है और यह दिल्ली राजधानी कब बन जाती है, तो 1912 में। बंगाल विभाजन पर रोक लगाया गया 1911 में। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया 1916 में। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।